हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 1.1 के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कुछ चीज़ों के बारे में, तो चलिए हम थोड़ी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए समुच्चय क्या था, मैंने क्या बताया था कि समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज कैंटर ने किया था। ठीक है, अब जॉर्ज कैंटर ने किया था, इन्होंने क्या किया था, समूह के बारे में बताया था कि समूह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। लेकिन सभी समूह क्या नहीं होते हैं, समुच्चय नहीं होते हैं। आपने जान रखा है कि सभी समूह क्या नहीं होंगे, समुच्चय नहीं होंगे। ठीक है, समूह तभी समुच्चय कहलाएगा जब वो सुपरिभाषित होगा। सुपरिभाषित होने के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, ऐसा कलेक्शन बनाना है, वस्तुओं का कलेक्शन करना है जो सर्वमान्य हो। ठीक है, अगर सर्वमान्य की अगर सर्वमान्य हो गया इसका मतलब वो सुपरिभाषित हो गया, और सुपरिभाषित अगर हो गया तो इसका मतलब वही समूह आपका समुच्चय कहलाने लग गया। तो सभी समूह समुच्चय नहीं होते हैं। ठीक है, और समुच्चय होने के लिए उन्हें सुपरिभाषित होना पड़ेगा। अगर सुपरिभाषित हो गया तो समुच्चय होगा, और एक बार समुच्चय बन गया तो वही समुच्चय क्या कहलाने लगता है, समूह। मतलब समुच्चय ही समूह होता है, समूह ही समुच्चय होता है। लेकिन समूह ही समुच्चय तब होगा जब समूह सुपरिभाषित होगा। उसके बाद हमने जाना था, ठीक ना, कि संख्याओं को हम कैसे देखते हैं, मतलब नेचुरल नंबर मिलेगा तो उसके लिए आप n यूज करेंगे। ठीक, प्राकृत संख्या यूज करेंगे, क्या लिखा ही रहेगा, प्रश्न में लिखा रहेगा n देख के आप जान जाइए कि प्राकृत संख्याओं का समूह है। z देख के आप जानेंगे कि पूर्णांक का है, q देख के परिमेय संख्या, r देख के वास्तविक संख्या, z प्लस देख के, ठीक, ये z प्लस संकेत है, z प्लस का मतलब धन पूर्णांक, r प्लस का मतलब हो गया धन परिमेय संख्या, और z प्लस का मतलब हो गया धन वास्तविक संख्या का समूह। उसके बाद आपने देखा, ठीक, समुच्चय कैसे पता चलता है, समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, मझिले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कैसे पढ़ते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए में है तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 1 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, क्योंकि 1 यहाँ पे ए में नहीं है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 समुच्चय x में है तो हम क्या कहेंगे, 10 बिलोंग्स टू कैपिटल x, 5 बिलोंग्स टू कैपिटल x। अगर 100 नहीं है तो क्या कहोगे, 100 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल x, और क्रॉस का चिन्ह कर देना, जैसे ऐसे किया जाता है। ठीक, ये पढ़ने का तरीका है। उसके बाद हमने जाना कि समुच्चय को हम दो रूप में लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्मेट में लिखते हैं, एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में हम मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, और समुच्चय निर्माण में हम नियम के रूप में लिखते हैं। उसको देखते हैं क्या कोई वो नियम है, उसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं। फिर हम क्या किए, एग्जाम्पल फर्स्ट देखे, द्विघात समीकरण था उसको हल किया, रोस्टर रूप में हमने लिख दिया। उसके बाद हमने सेकेंड एग्जाम्पल को देखा, सेकेंड एग्जाम्पल देखने के पश्चात हम क्या किए, सेकेंड एग्जाम्पल हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड एग्जाम्पल देखा। ठीक, उसके बाद हमने फोर्थ थर्ड के बाद फोर्थ कहाँ गया, ठीक, चलिए थर्ड के बाद हम फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ हमारा शायद गायब हो गया, चलिए फोर्थ ले लेते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हम फोर्थ एग्जांपल भी ले लेंगे। ठीक, ये है आपका एग्जांपल 4। ठीक है, तो चलिए पहले हम 4 एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा देखिए, इसमें समुच्चय निर्माण के रूप में बात करने वाला है कि आखिर समुच्चय निर्माण के रूप में आपको इसको लिखना है। ठीक है, लिख देते हैं, अभी ध्यान देखिए और समझिए, लिख जाएगा। एक बटा 2, फिर है 2/3, 3/4, फिर है 4/5, 5/6, 6/7। समुच्चय निर्माण का मतलब होता है आपको नियम रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, नियम रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में निर्माण रूप में आपको ऐसा नियम बनाना है कि ये सब फॉलो हो जाएं। आप ध्यान से देखिए, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। कुछ बात पकड़ में आ रही है कि ऊपर 1 है तो नीचे उसका जस्ट 1 अधिक है, ऊपर 2 है 1 अधिक है, 3 है 1 अधिक है, 4 है 1 अधिक है, 5 है 1 अधिक है, 6 है 1 अधिक है। मतलब आप जो संख्या लिए हैं उसके नीचे 1 एक्स्ट्रा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि x इस प्रकार है कि x बराबर आप जो भी संख्या ले रहे हैं वो नीचे क्या 1 एक्स्ट्रा है। ठीक है, जहां आपने, ठीक ना, जो n लिया है वो नेचुरल नंबर से लिया है, प्राकृत संख्या है आपकी। अच्छा, लेकिन प्राकृत संख्या तो 6 तक है, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपने 1 से लेकर के, इसका मतलब है लेकर के, 1 से लेकर के नेचुरल नंबर को आपने
6 तक लिया है। अच्छा, इन चिन्हों का मतलब मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ी सी बताता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे डिटेल से। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चिन्ह का रिलेशन इस ब्रैकेट से है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड। क्या कहेंगे? क्लोज्ड, ठीक है। और इस ब्रैकेट का जो रिलेशन है वो इस ब्रैकेट से है, इसका मतलब होता है ओपन। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसका मतलब होता है इस ब्रैकेट को लगा देखना, तो इसका मतलब है कि आपको कहना है लेकर चलना, लेकर चलना, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है छोड़कर चलना, किनारों को छोड़कर चलना, ठीक। अच्छा, समुच्चय के समस्त अवयव को हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम इस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको कोई कहा कि आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखिए विदिन 2 मिनट, ठीक है ना, विदिन 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को लिख दिया, 1 से लेकर 100 तक। ये देखिए इस ब्रैकेट का, सोचिए क्या लॉजिक है इन ब्रैकेटों में, थोड़ी सी बात को पकड़िए, ठीक ना। क्या लॉजिक है कि 1 से लेकर के 100 तक, आप सोचेंगे सर कैसे 1 से लेकर 100 तक की गिनती हम विदिन 2 सेकंड 1 सेकंड में कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये समुच्चय है, ये समुच्चय रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्रैकेट का मतलब पता है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच की सभी संख्याएं, सभी संख्या। क्या हम इतनी बड़ी लंबी चौड़े के लिए बात करते हैं? नहीं, हम इतने लंबे चौड़े के लिए बात नहीं करते हैं, हम तो अनंत टाइम तक की संख्याओं को लिखने के लिए बात करते हैं। आपने कभी सोचा कि रियल नंबर में, मैंने आपको बताया था अभी एक दिन, ठीक है, इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक, कि जो रियल नंबर होते हैं, अब रियल नंबर में सोचिए कि 0 से लेके 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब कोई कह दे कि 0 से लेके 1 के बीच की संख्या लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप कि 0.1 है, 0.2 है? बताइए, क्या 0 और 0.1 के बीच में कोई संख्या नहीं होगी? 0.01 नहीं होगा, 0.001 नहीं होगा, 0.0001 नहीं होगा, कितने सारे 1 होंगे, कितने सारे 0 लगेंगे? 0.00001 आप बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह अगर आपको कोई कहता है कि 0 और 1 के बीच की संख्या लिखिए, 0 से लेकर 1 की संख्या लिखिए, तो ये 0 है और ये है। भाई साहब ढूंढ लो जितना लिखना है, तुमको लिखते रहो अपने बीच की संख्या है। कैसे लिखोगे? 0 के बीच 0.01, 0. पहले ऐसे 0.1, 0.05, 0.001, फिर ऐसे लिखते रहो जिसको जितना लिखना है। कई पुस्त बीत जाएंगे, आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। फिर सोचिए 0 और 0.1 के बीच की संख्या आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक, इतनी संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 0.1 और 0.2 के बीच में भी तो अनंत संख्याएं, हर एक में अनंत संख्याएं, आप लिख नहीं पाएंगे। संख्याओं का भंडार है यहाँ, ठीक है, ब्रह्मांड है पूरा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मान लीजिए अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे, ठीक, 1 और 100 के बीच की संख्या लिखना है, तो हाँ ठीक है ना, ये लीजिए 1 और 100 के बीच की संख्या, इसका मतलब किनारे किनारे छोड़ दिए गए, छोड़कर चलना। देखो किनारे, इस ब्रैकेट का मतलब है कि किनारे की संख्या नहीं है, तो बीच की संख्याएं हैं, ठीक ना। बीच की संख्या मतलब 1 के बाद 2 नेचुरल नंबर है, ठीक ना, हम नेचुरल नंबर की भी बात करना है, तो मतलब 2 से लेकर 99 तक की संख्या है। अच्छा, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2 से लेकर के 99, सॉरी 2, हाँ ठीक है, 2 से लेकर 99 तक की संख्या। देखो किनारे किनारे में ये शामिल नहीं है, तो इसमें अब 2, इसका मतलब तो शामिल होना होता है ना, तो 2 और 99 को लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब दिमाग लगाइए, 1 से 100 के बीच की संख्या का मतलब क्या है कि 2 से 99 तक की संख्या, तो 2 से 99 तक की संख्या में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका बताता है, ठीक है। ये ब्रैकेट में बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे आपको और समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप थोड़ी सी दिमाग में रखिए। फिर एग्जाम्पल 5 हुआ हमारा। चलिए इस 1.1 में चलते हैं। आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैंने क्या कहा, लिखना भी है आपको, ठीक है। मैंने क्या बताया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। यानी अगर वो समूह सर्वमान्य हुआ तो इसका मतलब वो क्या है? समुच्चय है, ठीक है। तो आइए, अब आपको बनाना तो था नहीं समूह प्रश्न में बना बनाया आएगा, बस आपको पहचानना है, और पहचानने के बाद आपको क्या करना है, उसको ये वेरीफाई करना है कि क्या वो समुच्चय है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। समूह क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। चलिए आइए, पहला नंबर जे से प्रारंभ होगा, जनवरी, जून,
जुलाई, क्या कोई और ऐसा माह है, ठीक, जो जे से प्रारंभ हो रहा है? 12 माह में 3 ही ऐसे माह हैं जो जे से चालू होंगे। तो जब 3 ऐसे माह हैं जो जे से चालू हो रहे हैं, तो मेरे लिए भी 3 ही माह होंगे, 3 ही ऐसे माह हैं, आपके लिए भी 3 ही ऐसे माह हैं जो जे से चालू हो रहे हैं, ठीक है। और पूरे विश्व के लोगों के लिए वो 3 ही ऐसे, ठीक ना, माह निकल के आएंगे जो जे से चालू हो रहे हैं। कोई कह दे कि मेरे लिए 2 चालू होते हैं, कोई कह दे कि मेरे लिए 1 चालू होता है, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। सभी के लिए क्या है, ये सर्वमान्य है कि 3 ही बनेंगे। किसी से भी आप बनवाइए कि भैया तुम ऐसे समूह, मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम बताओ, तो 3 ही नाम लेगा, कि ना, जनवरी, जून और जुलाई, 3 से चौथा नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, आप बताएंगे, जैसे मैं बोलूंगा उसी हिसाब से आपको लिखना भी है। तो पूछा गया ना कि कौन समुच्चय है, तो आप बताएंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि आप आगे बताएंगे, पूरा ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, बस बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। जे अक्षर से, जब इसका आंसर लिखेंगे नंबर 1 डाल के, तो लिखेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है, संग्रह मतलब समूह जो है, वो क्या है? समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, ठीक है, यह सुपरिभाषित है। अब देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली क्या होता है? प्रतिभाशाली मतलब टैलेंट, ठीक, टैलेंटेड। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, क्या ये सुपरिभाषित है? प्रतिभाशाली की पहले आप परिभाषा बताइए, क्या कोई प्रतिभाशाली की परिभाषा होती है? क्या आप कह दिए कि प्रतिभाशाली, ठीक, क्या आपने क्या देखा कि आपने प्रतिभाशाली कहा? कि आप जैसे किसी बच्चे को आपने ये कहा कि ये बच्चा टैलेंटेड है, ठीक है, मान लिया टैलेंटेड है। किसके अनुसार टैलेंटेड है? इसमें आपने क्या देखा कि टैलेंटेड है? आपके अनुसार हो सकता है टैलेंटेड हो, मेरे अनुसार ना हो, या तो मेरे अनुसार टैलेंटेड है, आपके अनुसार नहीं है। तो जब कहीं पे सस्पेंस का काम बनता है, ठीक है, प्रतिभाशाली होने की कोई परिभाषा है क्या? प्रतिभाशाली होने की परिभाषा है क्या कि किस तरह से आप कहेंगे, क्या चीज उनमें लागू हो रही है कि प्रतिभाशाली आप कह दिए? टैलेंटेड होने की कोई परिभाषा है? नहीं। हो सकता है कि किसी के नजरिए से कोई बच्चा टैलेंटेड हो, किसी के नजरिए से कोई बच्चा टैलेंटेड ना हो। और जब चॉइस का ऑप्शन बनता है ना, तो वहां पे गणित में चॉइस के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक। तो आप बताएंगे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ की कोई परिभाषा है क्या? आप किसे सर्वश्रेष्ठ कह देते हैं बताइए? कैसे आप जाने कि वो सर्वश्रेष्ठ है? हो सकता है कि आपके नजरिए से हो, हमारे नजरिए से ना हो, या हमारे नजरिए से हो, किसी और के नजरिए से ना हो। सर्वश्रेष्ठ होना, ठीक है, सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि विश्व के 11 बल्लेबाज क्या है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। चलिए मान लीजिए एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके लिए रोहित शर्मा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चॉइस का ऑप्शन बन गया, इसका मतलब ये सर्वमान्य नहीं है। हाँ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मतलब आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में, थोड़ी सी इमेजिन करिए कि आपकी कक्षा में 10 बालक बैठे हैं, ठीक। तो मैं देखूंगा तब भी 10 होंगे, आपके लिए भी 10 ही हैं, दुनिया वाले आके देखेंगे तब भी 10 ही है। मतलब कि आपका जो संग्रह है, आपकी कक्षा के जो सभी बालकों का संग्रह है, वो समुच्चय है। तो आप क्या बताएंगे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह है यह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। आगे देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम मतलब 100 से कम का मतलब ये हुआ कि 99 से लेकर 1 तक, तो ये तो सुपरिभाषित हुआ। मेरे लिए भी 1 से 99 तक होगा, आपके लिए भी होगा, ठीक है। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए लेखक प्रेमचंद अपने जीवन काल में 1000 पुस्तक लिखे, ठीक ना, मान लेते हैं उपन्यास लिखे 1000, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दुनिया वालों के लिए भी 1000 होंगे, मेरे लिए भी 1000 हैं, आपके लिए भी 1000 होंगे। कि कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? सोचिए, थोड़ी सी लॉजिकल सोचिए। जो लेखक प्रेमचंद है, अगर मान लीजिए वो 1000 उपन्यास लिखे, मान लेते हैं, तो क्या मेरे लिए 1001 हो जाएगा, आपके लिए 1002 हो जाएगा, कि कम हो जाएगा? नहीं, मेरे लिए भी 1000 होगा, आपके लिए भी 1000 होगा, यहाँ तक कि पूरे दुनिया वालों के लिए, समस्त के लिए 1000 ही रहेगा। यानी लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास का संग्रह है वो सर्वमान्य है, और अगर वो सर्वमान्य है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो समुच्चय है। तो आपको बताना पड़ेगा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित समूह है, ठीक है। सभी संपूर्णांक का संग्रह,
तो सभी समपूर्णांक में तो समपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10 मेरे लिए भी वही होगा, आपके लिए भी वही होगा, दुनिया वालों के लिए भी वही होगा, कोई चेंजेस तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये सुपरिभाषित संग्रह, इसलिए ये समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह, ठीक है। इस अध्याय को पलटिए, पहला अध्याय देखिए। मान लेते हैं पहले अध्याय में 50 क्वेश्चन है, तो मेरे लिए भी 50 है, आपके लिए भी 50 है, दुनिया वालों के लिए भी 50 है। अगर मान लेते हैं 50 क्वेश्चन है तो ठीक है, तो इस अध्याय में मान लीजिए आते हैं 50 क्वेश्चन, तो मान लेंगे ठीक ना, 50 क्वेश्चन है तो मेरे लिए भी वही होंगे, आपके लिए भी वही है, दुनिया वालों के लिए भी वही है, मतलब ये भी सुपरिभाषित संग्रह है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक क्या है? खतरनाक, खतरनाक होने की कोई परिभाषा है क्या? मैं भी तो कह देता हूँ मैं भी बहुत खतरनाक होता हूँ, ठीक है। जब मैं गुस्सा हुआ बोल दिया मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। खतरनाक होने का कोई संग्रह है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब मान लीजिए आपने एक संग्रह बनाया, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने जानवर में डाल दिया शेर, आप कह रहे हैं कि सबसे अधिक खतरनाक है। हो सकता है आपके लिए खतरनाक हो, मेरे लिए खतरनाक ना हो, मैं घुमाने लेके जाता हूँ, ठीक। खतरनाक तो लोगों के लिए कॉकरोच भी होता है, कॉकरोच, तो क्या बताइए, किसी के लिए कॉकरोच नहीं होता, कोई उठा के फेंक दिया। खतरनाक होने की कोई परिभाषा है? खतरनाक होने की कोई परिभाषा नहीं है। इसका मतलब यह संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जो आपका समूह है, संग्रह है, वो क्या नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है। डिफिनेशन को पकड़िए और बस उसी तरह आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप इसका आंसर? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि खतरनाक होने की कोई परिभाषा नहीं है। बताइए किसे आप खतरनाक कहेंगे? कैसे जान गए ये खतरनाक है? बताइए कैसे जाना आपने खतरनाक है? ठीक, खतरनाक होने की कोई परिभाषा है कि इसके लिए ये लागू होता है तो खतरनाक है? बोलने के लिए तो आप भी कह देते हैं मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, इसका मतलब आप खतरनाक है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है। अब चलते हैं आगे, आगे आइए। मैंने बताया था ना, ये इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन कहते हैं। क्या 5 ए का सदस्य है? अगर 5 ए का सदस्य है तो आप लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या 8 ए का सदस्य है? नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। क्या 0 ए का सदस्य है? नहीं है, क्या लिखेंगे? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या 4 ए का सदस्य है? तो 4 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 2 ए का सदस्य है तो 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या 10 है? कैपिटल ए का सदस्य नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो गया। देखिए कितना आसान है। थोड़ी सी बिलोंग्स टू के बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे इसके बारे में थोड़ी से। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। प्रश्न कह रहा है कि आपको रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। देखिए लिखा ना, मतलब अब आप ध्यान से देखिए किस रूप में दिया गया है। शुरू के 4 सवाल किस रूप में दिए गए हैं? निर्माण रूप में। और आपको क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। चलिए आइए चालू करिए आप अपना। क्या बोला है? x इस प्रकार, पढ़ना सीखिए। x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, x पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक में तो माइनस वाली संख्या भी आती है, 0 भी आता है, प्लस वाली संख्या भी आती है। अब देखो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि छोड़ देना है, किनारे की संख्याओं को छोड़ दो। -3 से 7 की ओर चलना है, तो -3 से 7 की ओर आप कैसे चलते हैं? संख्या रेखा आपको पता है ना कैसे चलते हैं? ये रहता है 0, फिर 1, 2, 3 इधर, -1, -2, -3 इधर, -1, -2, -3, तो आप माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, इधर चलते हैं, ध्यान रखिएगा, उठपटांग ना चलिएगा, ठीक है। अब देखिए इस चिन्ह को देखने के बाद, इस ब्रैकेट को देखने का मतलब ये है कि आप ये समझ जाइए कि छोड़ना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया रखा है, इससे पहले मैंने बताया यहाँ पे। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब होता है छोड़ देना है, किनारे के चिन्हों को, किनारे के अंकों को क्या करना है? छोड़ देना है। चलिए छोड़ के चलिए। तो देखिए इस चिन्ह का मतलब होता है छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 3 को, ऋण 3 को छोड़िए तो क्या आएगा? ऋण 2, ऋण 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 को भी छोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ से आता है रोस्टर रूप में आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्या बोला है? x इस प्रकार है
कि संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 तक ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 से कम बोला है, 6 से कम प्राकृत संख्या लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या नहीं है, और 6 से कम भी लिखे, देखिए 5 तक ही गए हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, कहाँ गया ये? x इस प्रकार है कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब x प्राकृत संख्या, लेकिन सिर्फ 2 अंक की प्राकृत संख्या लेनी है। 2 अंक की प्राकृत संख्या 10 से चालू होती है, 99 तक जाती है, और ऐसी संख्याओं को लेना है जिनको आप जोड़ें तो उनका अंकों का योगफल 8 आए। ठीक है, जैसे देखिए 17 जोड़ के देख लीजिए, 7 1 8 26, 6 2 8 35, ठीक 44 जोड़ के देखते जाइए, 5 3 8 4 4 8 53, ठीक 62 71 80। बस 80 के बाद फिर आगे जाएंगे तो 81 में दिमाग लगाइए, 9 हो जाएगा, तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं। मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों के योग कितना है? 9 है, सॉरी 8 है, जोड़ने पर कितना आना था? 8। देख लीजिए, रोस्टर फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, किस रूप में लिख रहे हैं? रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, रोस्टर रूप इसी को तो कहते हैं। आगे आइए, कुछ चीजें और देखते हैं। चौथा क्या बोला गया है? बोला है x अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक है, अभाज्य भी हो और 60 में भाग भी जाए। अभाज्य संख्या किनको कहते हैं? जो संख्याएं खुद के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी अभाज्य संख्या लिखना है जिन अभाज्य संख्या से 60 में भाग जाए। ठीक है, बोल तो रहा है कि x अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब कि 2 अभाज्य, 2 खुद के अतिरिक्त किसी में भाग नहीं जाता है, लेकिन 2 से 60 में भाग चला जाएगा। 3 भी अभाज्य है, ठीक है, 3 से भी भाग चला जाएगा। 5 भी अभाज्य है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती। बताइए, 2 में किसी का भाग जाएगा? 2 के अतिरिक्त किसी का नहीं। 3 में जाएगा? 3 के अतिरिक्त नहीं। 5 में जाएगा? किसी का नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये संख्या खुद से डिवाइड होती है, ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होंगी, और ये संख्या 60 को डिवाइड भी करेंगी। ठीक, अब देखिए अगला नंबर क्या है? ई। अब ये शब्द दिया है त्रिकोणमिति, यानी ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बस इसको ऐसे लिखना, ध्यान दीजिएगा, सिंगल सिंगल ऐसे कॉमा कर कर, TRI फिर G फिर O फिर N। अब O दोबारा ना लिख दीजिएगा क्योंकि वो लिख चुके हैं यहाँ पे एक बार, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। फिर M, अब आप लिखेंगे क्या? E, फिर आप क्या लिखेंगे? T नहीं लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। अब आप लिखेंगे R भी नहीं लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। फिर आप सीधे लिखेंगे क्या? Y। बस ये देखिए बन गया। उसके बाद क्या है आपके पास? F। बेटर में आपको फिर से लिखना है B E फिर T फिर E नहीं लिखेंगे आप, फिर R, क्योंकि देखिए E डबल है और T डबल है, इसलिए सिंगल सिंगल लिखा जाएगा। ठीक है, बस हो गया, बन गया। देख लीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे, बस नॉर्मल सी बात है ये। ठीक, आगे आइए। चलिए पकड़िए सारी चीज़ों को। हाँ, ये समुच्चय में थोड़ी चिन्ह गलत लगा हुआ है, परेशान मत होइएगा, ये गलत है। समुच्चय को हमेशा मछली ब्रैकेट में लिखेंगे, किसी और ब्रैकेट से नहीं लिख सकते हैं आप, और से लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए निर्माण रूप में, ये सब रोस्टर रूप में दिया गया है, निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? ठीक, देखिए टॉपिक बना दीजिए समुच्चय निर्माण रूप में। तीन 3 6 3 9 3 12। ध्यान देखिए, 3 3 6 क्या समझ में आ रहा है? क्या नियम लग रहा है? 3 3 6 3 9 3 12। ठीक, अगर आप देखें तो ये 3 का क्या है? गुणज नहीं है। ठीक, अगर आप मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, चलिए ए बराबर, तो आप बता दीजिए कि x इस प्रकार है कि x बराबर कितना है? 3n है, और n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, और जो n है वो n आपका कहाँ से लिया गया है? दिमाग लगाइए, 1 से लेकर, इसका मतलब होता है लेकर, 1 से लेकर आपने n को कहाँ तक लिया है? 4 तक लिया है। ठीक है, ये 4 लिखे हैं हम। ठीक है, थोड़ी सी n और 4 हमारा एक जैसे दिखता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए n का मान 1 रखिए, 3 1 कम 3, 2 रखिए, 3 2 6, 3 रखिए, 3 का 9, 4 रखिए, 3 चौको 12। बस 4 से ज़्यादा रख भी नहीं सकते आप, क्योंकि कंडीशन है कि 4 तक आप रखेंगे। एक आध दो बार अपने शुभ हाथों को थोड़ी से कष्ट दीजिएगा तो बनने लगेगा। ठीक है, कोई
डिफिकल्ट नहीं है ये। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है, 2 4 8 16 32, सोचिए क्या लॉजिक चल रहा है। एक्स इस प्रकार है, कमेंट करके बताइए क्या चल रहा है लॉजिक इसमें, ठीक, कमेंट जरूर करिए ना, करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। हाँ, वीडियो कंटिन्यू देखना है, बिल्कुल लगातार देखना है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। तो एक्स इस प्रकार है, किस प्रकार है, अगर आप देखें तो ये 2 की पावर n समझ में आ रहा है। n क्या है आपका, n नेचुरल नंबर है, और 1 2 कितने मान है, 5, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि n नेचुरल नंबर है, और 1 से लेकर हम n का मान कहाँ तक ले रहे हैं, 5 तक ले रहे हैं। अच्छा रख के देखिए, अगर आप 1 लेंगे तो 1 कम 2, 2 लेंगे 2 दूनी 4, 3 लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि क्यूब बन जाएगा। एक एक रख के देखिए, 1 रखेंगे तो 2 बनेगा, 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, 3 रखेंगे तो 8 बनेगा, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। तीसरा पकड़िए, सी बराबर कितना दिया बताइए, 5 25 125। ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि x इस प्रकार है कि x जो है वो 5 की पावर में n है, और n क्या है आपका, n नेचुरल नंबर आप ले रहे हैं, और 1 से लेकर का n का मान आप कहाँ तक ले रहे हैं, 4 तक। रख के देखिए, 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखने से 125, 4 रखने से कितना, 625। चौथे में आइए, अब चौथे में आप ध्यान से देखिए, 2 4 6, 2 4 6 क्या है, 2 का गुणज भी तो है, ठीक है, लेकिन कितने नंबर हैं ये पता नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं, मतलब ये अनंत टाइम चलेगा। तो इसके लिए फिर आप अच्छा तरीका ये होगा, ठीक है, कि 2 का एक क्या, अगर ध्यान से देखें आप तो 2 4 6 8 10 12 14 करके ऐसे लगातार चलेगा। तो या तो फिर आप इस रूप में लिखिए, तो फिर हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे हिंदी में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं पे ये कारगर सिद्ध होंगे, कहीं पे हिंदी वाला सिद्ध होगा। तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है। क्या है, सम प्राकृत संख्या है। सब झंझट ही खत्म हो गया, सम प्राकृत संख्या है, या आप कह सकते हैं कि 2 का गुणज भी है, ठीक है ना। देखिए एक सम प्राकृत संख्या मतलब इसमें सब संख्या कवर हो गई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सब कवर हो गया अनंत टाइम तक के लिए। अब अगले नंबर में आइए, ये नंबर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 4 9 फिर डेड 100। इसमें क्या समझ में आ रहा है लॉजिक, ध्यान से देखिए कि x इस प्रकार है कि x क्या है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n नेचुरल नंबर से हम ले रहे हैं, n हमारा 1 2 3 4 है, और 1 से लेकर हम कहाँ तक n ले रहे हैं, 10 तक ले रहे हैं, मतलब 1 भी लेंगे 10 भी लेंगे, मतलब 1 से लेकर 10 तक लेंगे। 1 लोगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, ऐसे करके 10 का लास्ट में कितना हो जाएगा, 10 हम 100। ये है, ऐसे करते हैं, ठीक ना। तो कहीं पे देखिए, कहीं पे हिंदी वाला काम सही देगा, सही सब परिभाषित होगा, कहीं से कहीं पे इनमें गणितीय भाषा में, हम इनको हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा हमारे लिए, हिंदी भाषा पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हम गणित पढ़ने के लिए आए हैं। तो गणित के सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करिए आप, ठीक है, हिंदी वाले कॉन्सेप्ट में नहीं रहेंगे ज़्यादा। हाँ, कहीं कहीं पे आपको हिंदी लिखना ही पड़ेगा, ठीक ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी भाषाएँ ऐसी होंगी। अब चलिए आगे आइए, सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध का मतलब भी रोस्टर रूप ही होता है, ठीक है, सूचीबद्ध का मतलब क्या है, रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है, रोस्टर रूप, ठीक, रोस्टर रूप को ही सूचीबद्ध कहते हैं, ठीक। बातों को समझिएगा अच्छे से। पहला नंबर क्या बोला है, एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब क्या है, 1 3 5 7। अब तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि कितनी सारी विषम संख्याएं, आप लिख पाएंगे क्या, ऐसे डेड डेड डैश करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा क्या बोला है, b बराबर पूर्णांक है। पूर्णांक में तो बटे की संख्या आती नहीं है, ठीक है, पूर्णांक में बटे की संख्या कब से आने लगी बताइए, हमने बताया था ना कि पूर्णांक में बटे की संख्या नहीं आती है, ठीक है ना, परिमेय संख्या में बटे की संख्या आती है। इसका मतलब देखिए ये चिन्ह भी लगाया कि मतलब किनारे की संख्या छोड़िए, आप बाकी सब ले लीजिए। तो अगर दिमाग लगाइए, ऐसे बना लीजिए संख्या रेखा, माइनस का 1/2 दिमाग लगाइए, ठीक, ये हो गया 0, ये बढ़ेंगे 1, ये 2, और आगे बना देते हैं, चलिए ये हुआ 3, ये हुआ 4, और ये हुआ 5, ठीक है, और ये कितना हुआ -1। अब दिमाग लगाइए, इसमें यहाँ पे होगा माइनस का 1/2 मतलब 0.5, माइनस का 0.5 यहीं तो होगा, ठीक, और यहाँ पे होगा 4.5, ठीक। 9/2 का मतलब क्या हुआ, 9/2 का मतलब 4.5 ही तो है, तो पॉइंट की संख्या थोड़ी ना लेंगे हम, हमको तो ये वाली संख्या चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में पॉइंट की संख्या नहीं आती है। वैसे भी ये कह रहा है कि इस ब्रैकेट मतलब मैंने क्या बताया कि छोड़ देना है, किनारे की संख्या छोड़िए, किनारे की संख्या छोड़ूंगे तो आप क्या आएगा, 0 1 2 3 4 ही तो आएगा, 0 1 2 3 और 4, ये आ गया।
ठीक, बात समझिए कि बताया है कि x पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या नहीं आता है, पूर्णांक में पॉइंट की संख्या नहीं आती, तो पॉइंट वाली संख्या को किनारे किनारे वालों को छोड़िए, तो बीच वाली सभी संख्या पूर्णांक में आ गई, ठीक है, ये सब पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक संख्या, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, लेकिन आ रहा है तो लेना तो पड़ेगा ना। अब क्या बोला है कि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक में तो सभी संख्या आती है, माइनस भी आती है, प्लस भी आती है। क्या बोला है कि x इस प्रकार है कि x पूर्णांक है और उस पूर्णांक का वर्ग करो तो 4 के बराबर आए या 4 से छोटा आए। देखो बराबर छोटा है ये, मतलब x का वर्ग करो तो 4 के बराबर पहुंच जाए, 4 से छोटा, तो पूर्णांक में तो ये सब आ जाएंगी। इनका वर्ग करिए, ऋण 2 का वर्ग करिए, 4 तक आ गया, 4 के बराबर ऋण 1 का वर्ग करिए, 4 से छोटा, 0 का वर्ग 4 से छोटा, 1 का वर्ग 0 से छोटा, 2 का वर्ग 4 तक चला गया, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक है। इनका प्रश्न कह रहा है कि इनका वर्ग करो, जवाब ऐसी पूर्णांक संख्या बताओ जिनका वर्ग करने पर 4 के बराबर या 4 से छोटी संख्या आती है, तो यही तो वो संख्याएं हैं। चौथा नंबर क्या बोला है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसको आपको लिखना है LOYA, लोया। एल दोबारा नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव को रिपीट करने की इजाजत नहीं होती है। ई नंबर में आइए, ऐसा महीना बताइए जो 31 दिन के नहीं होते हैं, मतलब ऐसे वर्ष के महीने बताइए जो 31 दिन के नहीं होते हैं। एक तो फरवरी हो गया, 31 दिन का थोड़ी ना होता है, सॉरी FEB शॉर्ट में, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, एक तो जून तो खा ही गए, नवंबर, यही तो है, बस 5 ही महीने हैं ऐसे जो 28 के नहीं होते, 30 सॉरी जो 31 के नहीं होते हैं, ठीक ना, ये सब 30 के होते हैं, 28 और 29 का होता है। बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन को लिखना जो के से पहले आते हैं, इसका समुच्चय समूह क्या है, F है, समुच्चय F है। आप A लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, B से चालू करिए, B C D, E नहीं लिख सकते हैं, F, फिर I नहीं लिख सकते हैं, J, सॉरी बाकी तो खा ही गए, G H, I नहीं लिखेंगे, J और K के पहले, बस इतनी ही आएगा, है ना, B C D F G H और J के बाद क्या आ जाएगा, तो K से पहले तक का लिखना था, ये आ गया, ठीक है, बस ऐसे लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब आगे शायद 6 है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, सही जोड़ी मिलाते हैं। एक तरफ प्रोस्टर रूप है, एक समुच्चय निर्माण रूप है, आपको ध्यान दिख रहा है, मैथमेटिक्स के लिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक। अच्छा 2 3 देखिए, 1 2 3, 1 2 3 6 कब आएगा, तो ये 6 के भाजक हैं, 6 का इसमें भाग चला जाएगा, 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या और 6 का भाजक है, 2 और 3 देखिए अभाज्य, खुद के अतिरिक्त किसी भाग नहीं जाएगा, लेकिन 6 को डिवाइड कर देंगे, और एक बचा तो ये इसका है, ठीक है। देखिए 1 3 5 7 9, ये क्या है, 10 से कम सब विषम प्राकृत संख्या है, ठीक। इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना, और थोड़ी से अपने आप को कष्ट दीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी समझने का प्रयास करिए, बार बार देखिएगा वीडियो लेक्चर, एक बार और जरूर आप देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और देखिए, सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अब आप 11th में पहुंच गए हैं, ठीक है, और 11th क्लास छोटी मोटी क्लासें नहीं है, इसलिए पढ़ने में बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। चलिए, थैंक यू डियर, बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, थैंक यू।